जिस देश की हम आज बात करने जा रहे हैं, वहाँ की महिलाएं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस तरह का कोई काम नहीं करती। इस तरह के किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करती, बालों को रंग नहीं करती, प्लास्टिक सर्जरी से कोसों मील दूर रहती हैं, क्योंकि इन्हें अपने माता पिता से और प्रकृति से मिली सुंदरता बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ की महिलाएं सादगी पसंद करती हैं, लेकिन इनकी सुंदरता देखकर मानो मॉडल तक फेल हो जाएं। इस देश का इतिहास यूरोप के देशों में सबसे पुराना माना जाता है। यहाँ की राजधानी तो सबसे पहले बसने वाले शहरों में से एक है। इस देश ने कई महान हस्तियों को जन्म दिया है, जिन्होंने आगे चलकर पूरी इंसानियत और दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। इस देश में कई सुंदर चर्च हैं और बड़े-बड़े महल हैं। कई ऐसी जगह हैं जिन्हें यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। ये देश इतना सुंदर है कि यहाँ जितनी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा हर साल यहाँ पर सैलानी घूमने आते हैं। दोस्तों, ये देश है सर्बिया। हम बात कर रहे हैं इस बहुत ही सुंदर देश सर्बिया के बारे में। रहने के लिहाज से ये देश यूरोप के बाकी के दूसरे देशों से काफी सस्ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। ये है देश की राजधानी। यहाँ का सबसे बड़ा शहर बेलग्रेड। बेलग्रेड का मतलब होता है सफेद शहर, और ये नाम इसे यहाँ की सफेद चट्टानों से बनी इमारतों के कारण मिला है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसकी स्थापना लगभग 7000 साल पहले हुई थी। यहाँ समय समय पर कई साम्राज्य फैले, संस्कृतियां आई। यहाँ रोमन्स ने राज किया, यहाँ बाइजेंटाइन साम्राज्य फैला, यहाँ ऑटोमन्स के राजाओं ने राज किया। बेलग्रेड हमेशा से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र तो रहा ही है, साथ में ये सैन्य ताकतों का केंद्र भी रहा है। राजधानी में 2 नदियां बहती हैं, पहली सावा और दूसरी दन्यूब। ये दोनों नदियां इस शहर के लिए वरदान का काम करती हैं। इससे इन्हें पानी मिलता है, ट्रांसपोर्ट में आसानी होती है और ये दोनों नदियां शहर को और ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं। अगर हम इस देश की आबादी की बात करें तो यहाँ केवल 65 लाख लोग ही रहते हैं, जिसमें पुरुष कम हैं और महिलाएं ज्यादा हैं, जो आमतौर पर यूरोप के कई देशों में देखने को मिलता है। हर 92 पुरुषों पर यहाँ 100 महिलाओं का अनुपात है। 65 लाख लोगों की आबादी में यहाँ 88% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 7% में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं और 5% में यहूदी और बौद्ध और अन्य धर्मों के लोग हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से सर्बिया छोटे देशों में गिना जाता है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल महज 88,499 स्क्वायर किलोमीटर जितना है और एरिया के लिहाज से ये दुनिया में 113वां स्थान रखता है। ये है सर्बिया की करेंसी, जो अपने देश भारत के मुकाबले इतनी मजबूत नहीं है। भारत के केवल 78 पैसे ही यहाँ के 1 सर्बियन दिनार बनते हैं, जो यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले इसे सस्ता बनाते हैं। सर्बिया के लोग बहुत ही समझदार और तेज दिमाग वाले माने जाते हैं। निकोला टेस्ला का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने कई आविष्कार किए हैं, खासतौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। टेस्ला ने ही एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की खोज करी। उन्होंने ही टेस्ला कॉइल की खोज करी। इसके अलावा इवो एंड्रिक, इनके लिखे साहित्य दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए और इन्हें इस काम के लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। ये है देश का सबसे पुराना बाजार, जो कि राजधानी बेलग्रेड में लगता है। इसकी शुरुआत 1920 में करी गई थी। यहाँ इंडोर मार्केट भी लगती है और आउटडोर भी। इस बाजार में ताजे फल, सब्जियां, मीट, दूध, दही और खाने पीने का हर तरह का सामान मिलता है। इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ जितने भी दुकानदार हैं, उसमें से ज्यादातर किसान हैं, जो पहले खेती करते हैं, फिर अपनी सब्जी या फल को सीधा इस बाजार में बेचने आते हैं। यहाँ कई स्टॉल्स और खाने पीने की दुकानें हैं, जहाँ सर्बिया का पारंपरिक खाना मिलता है। लोग न केवल यहाँ शॉपिंग करते हैं, बल्कि स्वादिष्ट खाने का मजा भी उठाते हैं। ये है कालमेगदान किला, जो पूरे देश में काफी प्रसिद्ध है।
अपने इतिहास और म्यूजियम के लिए। इस किले को बनाने की शुरुआत हुई थी 2000 साल पहले और ये एक सुरक्षा का किला था जहां से पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती थी। रास्तों को देखा जा सकता था, दुश्मनों को यहाँ से हराया जा सकता था। इसीलिए जो भी साम्राज्य यहाँ पर आता वो इस किले को और फैलाता, इसकी दीवारें और ऊंची करवाता। आज इस किले में एक म्यूजियम है। यहाँ प्राचीन कला की बंदूकें, युद्ध के हथियार और दूसरी चीजें देखने को मिलती हैं। किले के बाहर एक पार्क भी बना है। यहाँ लोग घूमते हैं, आराम करते हैं और पिकनिक भी मनाते हैं। सर्बिया में वैसे तो कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा सर्बियन भाषा ही लोग बोलते हैं और ये भाषा यहाँ की राष्ट्रीय भाषा भी है। ये देश एक समय पर यूगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था। रोमन साम्राज्य, जिसने एक समय पर धरती के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था, उसके राजा महाराजा यहीं पैदा हुए थे। रोमन साम्राज्य के 18 राजाओं ने सर्बिया की भूमि पर ही जन्म लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां आज ज्यादातर देश ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने के लिए मेट्रो चलाते हैं, तो वहीं सर्बिया शायद यूरोप में एकमात्र ऐसा देश है जहां मेट्रो नेटवर्क नहीं है। यहाँ की राजधानी बेलग्रेड में भी आपको मेट्रो नहीं मिलेगी। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए लोग सबसे ज्यादा बसों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें जहाँ भी जाना होता है बस से ही जाते हैं। बस के अलावा ट्राम है। यह है सर्बिया का फ्रीडम स्क्वायर। सर्बिया में बीचेस की कोई कमी नहीं है। यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर किनारे देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ बीच तो ऐसे हैं जहाँ लोग निर्वस्त्र होकर नहाते हैं। ये है सर्बिया का एक प्रसिद्ध बीच जिसे अदा सिगानलिजा कहा जाता है। दरअसल ये दन्यूब नदी के पास मौजूद है। यहाँ सामने सुंदर झील नजर आती है जिस पर लोग सर्फिंग करते हैं, पानी में खेलते हैं। इसके किनारे पर सफेद चमचमाती रेत बिखरी हुई है जो इसे और ज्यादा सुंदर दिखाती है। बीच के आसपास कई कैफेज और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। यहाँ लोग खा पी सकते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ काफी भीड़ रहती है। ना सिर्फ सर्बियन बल्कि सैलानी भी यहाँ पहुँचते हैं। ये है सर्बिया का फ्रीडम स्क्वायर। इसे यहाँ के लोग ट्रैक स्लोबोक कहते हैं। ये जगह बेलग्रेड के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। इसे देखने ना सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि टूरिस्ट भी आते हैं। ये जगह सर्बिया की कई ऐतिहासिक घटनाओं का सबूत है, जिसमें सर्बियाई स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक आंदोलन शामिल हैं। ये लगभग 150 साल पुरानी इमारत है। हंगरी देश के बारे में ये है हंगरी, यूरोप के नक्शे के बिल्कुल बीचों बीच। इस देश में पिछले कई सालों से जनसंख्या का ना बढ़ना परेशानी की बात रही है, जिस वजह से यहाँ पर काम करने और रहने के लिए दूसरे देशों से आए हुए लोगों की गिनती लगातार बढ़ती ही जा रही है। कम जनसंख्या मतलब कम काम करने वाले लोग, जिससे देश की कमाई भी कम। इसीलिए हंगरी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। उन्हें काम करने के लिए वहाँ पर रहने दिया जा रहा है। लेकिन 10 साल पहले हंगरी में एक बड़ी घोषणा करी गई थी, जिसमें जो परिवार ज्यादा बच्चे करेगा उसे उतने ही ज्यादा पैसे और सुविधाएं दी जाएंगी। ये घोषणा देश की जनसंख्या बढ़ाने का एक तरीका है जो यहाँ कारगर साबित भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जनसंख्या उतनी तेजी से बढ़ाई ही नहीं जितनी घोषणा के बाद बढ़नी चाहिए थी। क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं अगर उन्होंने ज्यादा बच्चे किए तो वो काम पर नहीं जा सकेंगे, अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। केवल पैसों से बच्चे नहीं बड़े होते, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। ये है हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट। इस देश का सबसे खूबसूरत शहर, इस देश का दिल बुदापेस्ट। ये पूरे यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये शहर दनूबे नदी के दोनों किनारों पर बसाया गया है। नदी के एक किनारे पर बुदा है और दूसरे किनारे पर पेस्ट। इन दोनों जगहों को मिलकर बनता है बुदापेस्ट। ये शहर अपने शानदार आर्किटेक्ट, ऐतिहासिक जगहों और संस्कृति के लिए मशहूर है। ये है यहाँ की संसद भवन, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी संसद भवनों में गिनी जाती है।
इसका डिजाइन 11वीं शताब्दी की इमारतों के आधार पर बनाया गया है, जिसे गॉथिक कहते हैं। इसमें गुंबद शामिल है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिनके शीशे रंगीन हैं और दरवाजे की शेप थोड़ी अलग है। इस तरह की इमारतें केवल हंगरी में ही देखने को मिलती हैं। इसे देखिए, ये है बुदा कैस्टल। ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे बनाया गया है पुराने रॉयल पैलेस के हिलटॉप पर। यहाँ से खड़े होने पर पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। ये एक समय में यहाँ के राजाओं का घर हुआ करता था। कई अलग अलग राजा यहाँ रहे, जिन्होंने इसे अपने अनुसार फैलाया और खूबसूरत बनाया। इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में करी गई थी। साल 1987 में यूनेस्को ने इसकी देखरेख की जिम्मेदारी उठाई। इस कैसल के अंदर हंगरियन नेशनल गैलरी भी है, जहां देश की चित्रकारी और कला देखने को मिलती है। इस गैलरी के अलावा कैसल में एक म्यूजियम भी मौजूद है, जिसमें इसके इतिहास को संजो कर रखा गया है। इस खूबसूरत कैसल में कई लंबे लंबे टावर्स बने हैं और बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, जो इसकी शान को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। ये है हंगरी की सबसे बड़ी और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जिसका नाम है दनूबे नदी। ये न सिर्फ हंगरी में बहती है, बल्कि पूरे 10 देशों से होकर गुजरती है। यहाँ के लोग हंगरियन भाषा बोलते हैं, जो सिर्फ इसी देश में बोली जाती है, क्योंकि इसे बोलना काफी मुश्किल है। ये यूरैलिक भाषा का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा हंगरियन यहाँ की नेशनल लैंग्वेज भी है। आज जिस बॉल पेन का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है, इसकी खोज हंगरी में ही करी गई थी। लाज़लो बीरो, जो इसी देश के नागरिक थे, उन्होंने 1938 में बॉल पेन का आविष्कार किया था। इसके अलावा रूबिक क्यूब, जो विश्व प्रसिद्ध पजल है, इसे भी हंगरी में ही बनाया गया था। हंगरी के आर्किटेक्ट अर्नो रूबिक ने साल 1974 में इसका आविष्कार किया था। उन्हीं के नाम पर इस पजल का नाम है रूबिक क्यूब। अगर इस खूबसूरत देश के क्षेत्रफल को देखें तो ये केवल 93,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 108वां बड़ा देश है। इस देश में केवल 96 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से पुरुष केवल 46 लाख हैं, जबकि महिलाओं की आबादी 50 लाख, यानी 4 लाख महिलाएं ज्यादा हैं। अगर सभी पुरुषों की शादी यहाँ पर हो भी जाती है, तो भी 4 लाख महिलाएं बच जाती हैं। अगर आप बहुत ही कम खर्चे में किसी खूबसूरत देश में घूमना चाहते हैं, तो इसके लिए हंगरी सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि भारत के केवल 23 पैसे हंगरी के 1 फॉरेंट के बराबर हैं। ये है इस देश की करेंसी, जिसे हंगरियन फॉरेंट कहा जाता है। इस पर छपी है लाज़लो बीरो की तस्वीर, जिन्होंने बॉल पेन की खोज करी थी। ज़ेंट इस्तवन, हंगरी के पहले राजा, और कुछ इमारतें। इस देश की करेंसी भारत से लगभग 5 गुना सस्ती है। यहाँ सैलानियों को महीने भर के लिए एक बेडरूम वाला कमरा केवल 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाता है, वो भी राजधानी बुदापेस्ट में। इसके अलावा केवल 200 से 300 रुपए में आप यहाँ अच्छी जगह पर बैठकर खाना खा सकते हैं। हर साल इस देश में 1 करोड़ 60 लाख सैलानी घूमने आते हैं। इतना तो यहाँ की आबादी भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस सुंदर से देश में अपने हनीमून मनाने भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ नज़ारे ही ऐसे हैं। ऊपर से ये सस्ता भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में बच्चे का नाम माता पिता नहीं रखते। जब यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसका नाम रखने के लिए सरकार ने पहले से ही एक लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें एक लिस्ट लड़के के नाम की है और दूसरी लिस्ट लड़कियों के नाम की। ये देश एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी इसके चारों तरफ कोई ना कोई देश मौजूद है। हंगरी के उत्तर में स्लोवाकिया देश है, पूर्व में यूक्रेन है, दक्षिण पूर्व में रोमानिया देश है, दक्षिण दिशा में सर्बिया है, दक्षिण पश्चिमी छोर पर क्रोएशिया, पश्चिम की तरफ स्लोवेनिया देश आता है। हंगरी के लोग जितने खूबसूरत हैं, उतने ही समझदार भी। तभी तो इस देश ने अब तक 13 नोबेल प्राइज जीते हैं। फिजिक्स में जीते हैं, मेडिकल फील्ड में इन्होंने कई बार नोबेल प्राइज हासिल किया है, केमिस्ट्री में मिले हैं,
लिटरेचर में और इकोनॉमिक्स में भी। कुल मिलाकर 13 नोबेल प्राइज इस देश के नाम हैं। लेकिन एक क्षेत्र में इस देश को कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला और वो है शांति के क्षेत्र में। हंगरी की नाइट लाइफ बहुत ही मजेदार है। यहाँ अक्सर रात में देर रात तक लोग खास छुट्टी के दिन सड़कों पर नजर आते हैं। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गाने सुनते हैं, डांस करते हैं और पूरा माहौल पार्टी जैसा लगता है। ऐसा माना जाता है अगर कोई हंगरी गया और उसने बुदापेस्ट की रात को नहीं देखा तो उनका सफर कुछ फीका ही रह जाता है। इसीलिए यहाँ अक्सर त्योहारों पर, छुट्टी के मौकों पर काफी भीड़ रहती है। हंगरी की 96 लाख की आबादी में लगभग 50% लोग ईसाई धर्म की अलग अलग शाखाओं को फॉलो करते हैं, जबकि 18 से 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी धर्म पर यकीन नहीं है, जबकि 0.1% में इस्लाम को मानने वाले हैं और 0.01% में हिंदू हैं। 30% में अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। वैसे ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हंगरी में एक या दो तरह के अंगूर नहीं मिलते, बल्कि यहाँ पर 8 प्रकार के अंगूरों की किस्में पाई जाती हैं। यहाँ की नेशनल डिश है गुलाश, जो कि एक तरह का स्टू है जिसे मीट और सब्जियों के साथ ज्यादा मसाले डालकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ कई तरह के सूप भी मिलते हैं। इन्हें आमतौर पर मछली के सूप के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर मछलियों के सूप से बनाए जाते हैं। हंगरी के लोगों ने एक बहुत ही अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जिसे गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। साल 2007 में 6400 लोगों ने हंगरी की संसद के सामने खड़े होकर एक दूसरे को किस किया था, जो एक रिकॉर्ड बन गया है। यहाँ एक गांव है तिहानी, जो सिर्फ 8 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में बसा हुआ है। इसके बगल में है लेक बाल्टन, जो एक बहुत ही सुंदर झील है। यहाँ ढेरों रिजॉर्ट हैं जो बड़े ही सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। जिन्हें नाव चलाना पसंद है वो अक्सर इस झील के पास आते हैं। ये एक तरह का मैन मेड आइलैंड है जिसमें लोग मछली भी पकड़ सकते हैं। जहाँ यूरोप के ज्यादातर देशों के पास समुद्री किनारे हैं, बीचेस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ कोई समंदर नहीं है। इसीलिए लोगों को इस झील में भी समय बिताना काफी अच्छा लगता है। इस देश का ज्यादातर पैसा 3 क्षेत्रों से आता है। पहला मैन्युफैक्चरिंग से, दूसरा खेती से, तीसरा सर्विस सेक्टर से। हंगरी में ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी कार्स कंपनीज के प्लांट हैं, जहां ये महंगी कारें और उनके पार्ट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मशीनें हैं जो किचन में और हार्ड वर्क के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। उन्हें भी यहाँ बड़े पैमाने पर बनाकर बेचा जाता है। क्योंकि इस देश की जमीन उपजाऊ है, तो यहाँ खेती भी अच्छी खासी होती है। गेहूं, मक्का, फल और सब्जियां ये देश अपने पड़ोसी देशों को बेचता है। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।